नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। इन तीनों ही सेगमेंट्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कौन सी हैं वो अहम जानकारियां, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। सबसे पहले हम नजर डालेंगे हमारे सेगमेंट खेती किसानी पर, जिसमें आपको बताएंगे कि हाल ही में बेंगलोर में आयोजित किए गए 2 दिवसीय कार्यक्रम में किसानों को कौन सी सौगातें दी गई हैं। जानना चाहते हैं ना आप? तो फिर आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट खेती किसानी पर। कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। साथ ही इस दौरान करीब 3.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान जारी किया। डिजिटल एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन काफी तेजी से केंद्र में भी काम चल रहा है और बहुत सारे राज्यों ने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका ली है, जिसमें कर्नाटक राज्य भी है। और अभी मैं परसों आंध्रा से बात कर रहा था, जब फसल बीमा में आंध्रा जोड़ा, उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यूनिवर्सल कवरेज कर दिया। मध्य प्रदेश भी है उस दिशा में। तो डिजिटल एग्रीकल्चर, फिर पीएमएस के माध्यम से कई बार हमारे राज्यों को पैसा मिलने में दिक्कत महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव भी है, बार बार क्वेरीज जाती है, देर लगती है। तो उस मामले में भी एक प्रेजेंटेशन होगा जिससे राज्य के अधिकारी, मिनिस्टर सभी अपडेट रहें कि भाई ये पैसा प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो एडवांस में हम करते रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। ये प्लेटफॉर्म किसानों को राज्य की सीमाओं के बाहर भी अपने उत्पाद बेचने की सुविधा देगा। ई नाम से अब तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1260 मंडियों को जोड़ा जा चुका है और नई मंडियों को भी जल्द ही इसे जोड़ा जा सकेगा। इससे किसानों को कौन कौन से लाभ होंगे, आइए जानते हैं। किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी। व्यापारिक लेन देन में पारदर्शिता आएगी। पीओपी पर मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफॉर्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। पीओपी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग अलग प्लेटफॉर्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिल सकेगा। ई नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के रूप में सेवा प्रदाताओं को साथ लाने का काम करेगा, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परक सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छटाई और पैकेजिंग सेवा, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल, अन्य प्लेटफॉर्म शामिल है। ई नाम प्रोजेक्ट ये लगभग देश भर की जो कृषि उपज मंडियां हैं उनमें 1000 मंडी इनाम प्रोजेक्ट से जुड़ गई है। लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसमें व्यापार हो रहा है। बड़ी मात्रा में किसान और व्यापारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। इस प्लेटफॉर्म को और सुगम किया गया है और आसान किया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े और देश भर की और मंडियों को भी इसमें कैसे जोड़ा जाए। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होगी, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदाताओं से सेवाओं के कई विकल्प भी मिलते हैं। या यूँ कहे कि किसानों, एफपीओ, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में आसानी होगी। पीओपी तक ई नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10,000 एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग 3.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। एफपीओ 10,000 बनाने की योजना है। इस पर 6,865 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च कर रही है।
आज भी आपने देखा एफपीओ को जो उनकी पूंजी की राशि है पर मेंबर, उसको आज भी अपन लोगों ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान से अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से एफपीओ का वित्तीय आधार मजबूत होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं व व्यवसाय विकास के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी। योजना के तहत एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए की सीमा के साथ एफपीओ के हर किसान सदस्य के लिए 2000 रुपए तक के समतुल्य अनुदान, पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफपीओ के लिए 2 करोड़ रुपए के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे शूकर पालन के बारे में। ये एक बहुत ही मुनाफेदार व्यवसाय है, लेकिन इसमें अच्छा मुनाफा तभी मिलता है जब हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखा जाए। कौन सी हैं वो बातें जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है? जानकारी के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। आजकल किसान खेती के साथ साथ अन्य विधाओं में भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सीधा सा है अतिरिक्त मुनाफा कमाना, और हो भी क्यों ना, ये बदलते दौर की मांग है। इसीलिए कि ज्यादातर किसान खेती के साथ पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन में वैसे तो दुधारू पशुओं को पालने का चलन ज्यादा है, लेकिन अगर मांस की बिक्री के हिसाब से देखा जाए तो शुकर पालन सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शुकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुकर पालन मुनाफे का व्यवसाय हो सकता है। तो कैसे करे और क्यों करे शुकर पालन, और किन बातों का रखे ख्याल, आइए जानते हैं। शुकर पालन के लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से किया जा सकता है शुरू। इस व्यवसाय में करीब 1 साल में ही मिलने लगता है मुनाफा। सबसे पहले बात करते हैं इनके आवास यानी कि रहने के स्थान की। इनके रहने का स्थान बेहद सामान्य सा होता है, लेकिन आवास बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो हर मौसम के अनुकूल हो। एक बड़े शुकर को 8 से 10 वर्ग फीट की जगह चाहिए होती है, जिसमें इनका रहने व मलमूत्र का स्थान अलग से रखा जा सके। वहीं छोटे शुकरों को कम जगह की जरूरत होती है। ये 5 से 6 वर्ग फीट में आसानी से रह सकते हैं। पशुपालक अपनी सुविधा के हिसाब से खुला या बंद आवास बना सकते हैं, जो दक्षिण से पश्चिम की ओर हो। इनका घर जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाएं, साथ ही अन्य जानवरों से सुरक्षा के भी इंतजाम रखें। अब बात करते हैं इनके आहार की। शुकर पालन की पूरी लागत का करीब 80% खर्च इनके आहार पर होता है। शुकर के जीवन की अलग अलग अवस्था में खाद्य संबंधी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शुकरों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। उनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा देनी चाहिए। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है।
एक शुक्री एक ब्यात में 12 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। इस तरह से इनकी संख्या में आसानी से इजाफा हो जाता है। बच्चे करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। आहार के साथ साथ शुकर पालन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे प्रसूति शुकर से शिशु को उसकी जरूरत के अनुसार दूध मिले, जन्म के 2 दिन के बाद शिशु को इंफेरॉन का इंजेक्शन दे, शुक्रों का निरीक्षण 24 घंटे में कम से कम 2 बार अवश्य करें, आवास की सफाई समय समय पर करते रहें, अप्रिय स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले। शुकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह कुछ बातों को ध्यान में रखकर किसान शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुक्रों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए आपको दिखाएं। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का, जानने का कैसा रहा है उनका कामयाबी तक का सफर। आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान पर। पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन आज की शिक्षित होती नारी इस काम को काफी आगे लेकर आ चुकी है। हालांकि पहले तस्वीर कुछ और हुआ करती थी। पहले महिलाएं चारा संग्रह करना, पशुओं को समय पर आहार देना, पशु के स्वास्थ्य की देखभाल करना, दूध दोहना, नवजात पशुओं की देखभाल करना जैसे कामों में वक्त दिया करती थी। लेकिन अब महिलाएं पशुपालन को एक स्टार्टअप के रूप में लेकर सामने हैं, जिसके पीछे उनके बुलंद इरादे और सरकार की पहल शामिल है। ऐसी ही एक महिला है मिलन शर्मा जी, जो अपने आंगन में पल रही देसी गायों की न सिर्फ सेवा कर रही हैं, बल्कि उनके लिए 12 एकड़ भूमि में चारे का उत्पादन भी कर रही हैं। मथुरा की रहने वाली मिलन जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। जी, बैकग्राउंड वैसे मेरा बायोकेमिस्ट्री का है। उसके बाद जर्मन भाषा में आगे बढ़ करके और जर्मन सरकार के एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह कार्यरत थी। परिवार मेरा मथुरा से है, तो गौ सेवा का भाव तो हमेशा से ही फैमिली में रहा। तो जो मेरे ससुर जी थे, लेट मेजर बीपी शर्मा जी,
बड़े गौ सेवक रहे हैं और उनका देहांत 2017 में हो गया। उनके बाद जो मेरे पति जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं, उनके मन में विचार आया कि हम पिताजी की याद में 2 अच्छी साहिवाल गाय लेकर के आएँ, वरना 4 गाय हमारे हमेशा रहती थी, अपना छोटा फार्म था। 2 गाय आई, 4 से 2 6 हो गई। फिर तो लगा कि और अच्छी भी लेकर के आए, 2 राठी भी ले आए, 2 हरियाणी भी ले आए। करते करते अपने पास 4-5 महीने में ही 30 गाय बच्चे हो गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि त्याग पत्र दिया जाए, क्योंकि ये मशीनें तो हैं नहीं कि जब मर्जी चाहे बंद करके बैठ जाओ, ये तो जीव हैं और वो भी गौ माता हैं। तो उनके लिए तो फिर हमें उनको रखने, उनके लिए देखभाल करने के लिए किसी ना किसी को तो समय देना ज़रूरी था। तो परिवार में से मैंने ही ये कदम लिया और फिर NDRI करनाल पे जा कर के उनके कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के वैल्यू एडिशन एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के कोर्सेज़ किए। उसके बाद तो फिर मैंने लुवास, हिसार वेटनरी कॉलेजेस जो हैं, लुधियाना, मथुरा, ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, सब जगह के दरवाजे खटखटाए और धीरे धीरे करके टीचिंग बैकग्राउंड से रही हूँ। तो पहले सोचा कि ज्ञान अर्जित कर लिया जाए इस बारे में और फिर अब गौपालन कर रही हूँ। और जैसा एक चीज़ अभी आपने कही थी कि कृषि और इस सब में महिला आगे हैं, मेरे हिसाब से जो पशुधन है वो सबसे आगे है। क्योंकि यदि हम चाहे हम खेती करें, चाहे बागवानी करें, अगर हम रसायन से हटकर जाना चाहते हैं, मतलब केमिकल फ्री, पॉइजन फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री खेती या बागवानी किसी में भी करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए गोबर और गौमूत्र। तो पशुधन, गोवर्धन हमारे लिए सबसे ऊपर है। पशुपालन करते करते धीरे धीरे मैंने ये सब भी उसमें इंटीग्रेट किया। अब हम करीब 12 एकड़ में तो चारे की खेती कर रहे हैं और करीब 25 एकड़ में बाकी अनाज, दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें भी कर रहे हैं। उनका ये सेवा भाव इतना सहज था कि उन्होंने देसी गायों की नस्लों को ही चुना। वो मानती है कि भारतीय गौवंश बेहद मेहनती और रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है, जिससे वो कम बीमार पड़ती हैं और अच्छे से जीवन यापन कर पाती हैं। मिलन जी ने देसी गायों को 3 कैटेगरी में बांटा है। क्या है वो कैटेगरी, आइए उनसे समझते हैं। गौवंश में आपने कौन कौन से प्रजातियां रखी हैं और उसकी वैल्यू क्या है? आप उसे रखने के पीछे आपने क्या सोचा है? शुरुआत तो ये हुई कि देसी नस्ल की गाय रखनी चाहिए और शुरू में जो नाम सुने जाते हैं आप सब भी लोग वही सुनते होंगे, गीर गाय, साहिवाल गाय। ये नाम इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि हाँ, अगर हम डेयरी को बिजनेस की तरह लेते हैं तो दूध देने वाली गाय, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, वो यही हैं। पर असल में 3 तरह के हम कहते हैं जो दूध देने वाले पशु होते हैं, मिल्च ब्रीड, ड्राफ्ट ब्रीड और एक इनका कॉम्बिनेशन होता है मिल्च और ड्राफ्ट का। तो मिल्च ब्रीड वो वैसी गाय होती हैं जो कि उनके नीचे कहीं भी 10 से 20 लीटर तक का आपको दूध मिलेगा। अब ये जो सारा दूध है, यदि हम बछड़े बछड़ी को ही पिला दें तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। उनका जो पेट है वो एक दूसरे तरह की चीज़ को पचाने के लिए, उससे ताकत लेने के लिए बना हुआ है, जैसे घास और हरा चारा वगैरह। तो ये सारा दूध बछड़े बछड़ी नहीं पी सकते। मतलब जो मिल्च ब्रीड है उससे दूध मिलता है बाकी हम लोगों को भी पालने के लिए। फिर एक होती है ड्राफ्ट ब्रीड, जैसे मेवाती हुई। ये गाय, इनके नीचे आपको 1.5-2 लीटर ऐसा दूध मिलेगा। मतलब केवल बछड़े बछड़ी के लिए ही पर्याप्त है वो दूध। हमको इंसानों को उनसे वो दूध लेना नहीं चाहिए। तो इनका फिर काम क्या है? इनका मेन काम होता था, ये बोझा ढोने वाले हमारे पशु थे, बैलगाड़ी खींचेंगे, हल चलाएंगे। और एक और ब्रीड होती है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिल्च और ड्राफ्ट का। तो इनके शरीर में ये काबिलियत होती है कि दूध इतना देंगे कि अपने बच्चे को पिला लें और हमारे बच्चों को भी पिला लें और साथ साथ में हमारे लिए बोझा भी ढो डालें। तो मेरे हिसाब से सबसे उन्नत ये वाली किस्म होती है। जैसे अपने यहाँ की हरियाणी गाय हैं कि वो ग्याबिन हो के भी बोझा भी ढोलेंगी और अपने बच्चे के लिए और हमारे बच्चे के लिए दूध भी दे लेंगे। तो सबसे उन्नत किस्म का दूध तो उन्हीं का हुआ। पशु स्वास्थ्य के लिए भी मिलन काफी संवेदनशील रहती हैं। उनका कहना है कि देसी गौवंश भारत के हर मौसम के प्रति काफी सहनशील होती हैं। इसके बाद भी मिलन जी टीकाकरण को कितना जरूरी मानती हैं, ये भी जान लेते हैं। और मैं ये जानना आगे चाहूँगा कि इसकी जो देख रेख है उसे मौसम के अनुसार कैसे आप उसे देखते हैं और उनकी देख रेख में कब कौन सी औषधि की ज़रूरत है या उन्हें टीके की ज़रूरत है, आप उसे कैसे करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर हम देसी गौ पालन करते हैं तो मौसम का हमें बहुत ज़्यादा इतना परेशान हमें मौसम नहीं करता है। वहीं अगर हम क्रॉस ब्रेड रखते तो गर्मी
और सर्दी में सर्दी से बहुत उनकी हमें देख रेख करनी पड़ती। पर अपने जो देसी गौवंश हैं, भीषण गर्मी में भी, बरसात में भी और सर्दी में भी उनको आप खुला पेड़ों के नीचे घूमने का मौका मिल जाए तो वो उसी में सुखी रहते हैं। तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रबंधन नहीं करना पड़ता है। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपने गांव के भी और जितने किसान भाई बहन हैं उन सबको भी बताती रहती हूँ। और एक बहुत छोटा सा उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे पोलियो कैसे हटाया गया अपने देश से, क्योंकि इतना व्यापक टीकाकरण किया गया। इसी तरह से जो पशुधन है उनके लिए भी टीकाकरण बहुत आवश्यक है और उसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुफ्त में टीकाकरण मुहैया किया जा रहा है और अभी हरियाणा प्रदेश में तो खासकर ड्यूल वैक्सीन मतलब HS और जो FMD की दोनों की एक साथ वैक्सीन दे रहे हैं और साथ में ब्रुसेला की भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। पशु आहार को लेकर मिलन जी काफी सजग हैं। करीब 12 एकड़ भूमि में पशुओं के लिए चारा उगाती हैं। साथ ही वो अपने पशुओं को मौसम के अनुसार आहार देती हैं। हरे चारे के अभाव में वो साइलेज को काफी अच्छा विकल्प मानती हैं। साथ ही मूल्य संवर्धन को लेकर उनकी क्या राय है ये भी जान लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके खान पान पे मौसम के अनुसार किस तरह का ध्यान देना चाहिए और साथ ही इससे हमें हर मौसम में उत्पाद बराबर बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर मौसम की इंसानों के लिए भी ये ही चीज़ लागू होती है कि जो मौसमी फसलें हैं या फल हैं हमें वो खाने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। जैसे गर्मियों में तुरई, लौकी, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वही हमें सूट करती हैं। इसी तरह से जो मौसमी उस टाइम फसल है, जैसे सर्दियों में बरसीम, जई, ये खिलाई जाती है। गर्मियों में अभी हम ज्वार, मक्का, इनका उनको सेवन कराते हैं। पर एक चीज़ जो अब अपने देश में होती आ रही है कि जो चारा फसल उगाने के लिए जो रकबा है या ज़मीन है हम कहें, वो कम होती जा रही है। किसानों का उससे बिल्कुल रुझान हटता जा रहा है। तो ऐसे समय में अभी एक साइलेज जो हम कहते हैं कि पशुओं के लिए अचार बनाना, वो एक अच्छी प्रोसेस है जो निकल के आएगी और जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, किसानों को भी। और अचार से एक और फ़ायदा है कि आपको पूरे साल एक जैसा जो उनको आप न्यूट्रिशन वाइज देना चाहते हैं, बैलेंस डाइट, वो पूरी हम देते रह सकते हैं। तो इस पे विचार करना चाहिए हम सभी को। तो ये था कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।